साथियों, मेरे दर्शकों, विचार एक नई सोच के समस्त दर्शकों का मैं फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विचार एक नई सोच फिर दोबारा आपको पर्यटन होम स्टे की मुहिम में लेके आई है अपने फेवरेट डेस्टिनेशन। विचार एक नई सोच का तो एक फेवरेट डेस्टिनेशन है मोती बाग रैबासा। जैसे मैंने बताया आपको, रैबासा माने रहने की जगह, जहां पर जो वासी वहां रहते हैं उन्हीं की तरह के खान पान को, उन्हीं की तरह के रहने के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनको दिखलाता हुआ, उनको दर्शाता हुआ और हमारे पहाड़ की संस्कृति को उजागर करता हुआ मोती बाग रैबासा। साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है, मैं जिस वजह से आप लोगों के साथ दोबारा मोती बाग रैबासा लेकर के आपके सम्मुख आया हूं कि हमारे पौड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ मोती बाग रैबासा होम स्टे घोषित हुआ है, जो कि भगवान खैरालिंग महादेव के चरणों में स्थित है। भगवान महादेव की जो कृपा है वो बरसी है मोती बाग रैबासा पे, और प्रदेश के भी सर्वश्रेष्ठ होम स्टे में मोती बाग रैबासा का नाम आज गर्व के साथ लिया जाता है, बल्कि देश विदेश में मोती बाग रैबासा एक गर्व से लिया जाने वाला होम स्टे है। मेरे साथ मौजूद हैं होम स्टे के संचालक मालिक श्री त्रिभुवन उनियाल जी, जिनकी मेहनत, जिनकी कोशिश, क्योंकि जिस समय वो लोग कहते हैं ना कि पहाड़ पे छेद, आसमान में छेद नहीं हो सकता है, पर एक पत्थर तबीयत से तो उछालो दोस्तों, तो वो काम त्रिभुवन उनियाल जी ने किया। जिस समय इसको बना रहे थे, लोगों ने इनको बहुत डिमोलाइज किया कि ये तो ऑलरेडी पौड़ी शहर से बहुत दूर है, कोटद्वार से बहुत दूर है, तुम्हारे यहाँ कौन आएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। तो आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने उस कॉन्सेप्ट को जिंदा किया, और आज यहाँ देश विदेश से, सिंगापुर से, मलेशिया से, यूएस से, यूके से लोग यहाँ रहने आते हैं। उस दिन मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मोती बाग रैबासा मेरे सर्वश्रेष्ठ मतलब पसंदीदा स्थानों में एक होम स्टे जो है, नंबर 1 होम स्टे। तो भाई साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपसे वार्तालाप किया और सर्वश्रेष्ठ होम स्टे के अवार्ड में आपको सम्मानित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको वो अवार्ड दिया, तो आपको कैसा लगा? धन्यवाद राकेश भाई। एक अनुभूति हुई कि जब आपने कहा, पूरी व्याख्या आप कर चुके हैं। जब मैंने शुरुआत की तो एक चैलेंज था। कोई एक व्यक्ति, एक समाज का कोई ऐसा नहीं था जो कह रहा था कि यार ठीक करा। उसने कहा यार फंस रहा है, इस जगह बैक क्षेत्र में है, कहीं ऑन रूट तो है नहीं, यहाँ कौन आएगा। पर मेरा तो जीवन का एक लक्ष्य है कि अगर हमने कोई लक्ष्य साध लिया कि करना है तो करना है, तब उसका परिणाम क्या होता देखी जाएगी। मैंने अपने जीवन में यही स्वीकार किया है कि चाहे मैंने पत्रकारिता की, चाहे संस्कृति कर्म किया, चाहे समाज की सेवा की, चाहे राजनीति भी की, जो कुछ काम किया, मैं सेकंड नंबर के लिए काम नहीं करता, कभी नहीं। ये लक्ष्य बना के रखता हूँ कि मुझे अलग करना है और करना है। तो जब ये किया तो सभी ने इस तरह की, कौन आएगा यहाँ। अरे मैंने कहा जिसके मकान उजड़ गए होंगे वो तो आएंगे। ऐसे मजाक मजाक में होता रहा। तो इस मजाक मजाक में मैं अपना लक्ष्य पे लगा रहा। लोग नहीं समझ रहे थे कि ये होगा कुछ, उनको पता था कि ये डूबेगा। तो मैंने डूबना क्या था, तो मैं तो पहले ही डूबा आदमी, मुझे डूबना उससे कोई लक्ष्य में नहीं था, करोड़पति बनना मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरा एक मिसाल कायम करना था कि हम कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र के युवा, हमारे समाज के युवा जो पलायन की बात कर रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, मेरी समझ नहीं आया। हमने तो जो कुछ किया उसमें पास ही हुई है। तो जो फेल होना चाहता उसकी वो है कि हम यहाँ कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ काम किया जा सकता। मैं ही अगर परसों बात कर रहा था कि मेरी एक कंसेप्ट है 12 बूटी, उसमें तमाम जड़ी बूटियाँ जो यहीं होती है मोती बाग में, मैं कोरोना काल से पहले वो भी बना अपने उपयोग के लिए करता हूँ। तो वो उद्यम के रूप में होता है। जड़ी बूटी है, जूस है, आपका पशुपालन है, दुनिया भर का काम है जो शहरों में रहने से बेहतर है। अपनी धरती में रहकर, अपनी माटी से जुड़कर जो काम किया जाता है उसका लाभ भी होता है, आनंद भी होता है, सुकून। कोई कहता है कहाँ से बोल रहे हैं, विदेश से कई बात होती है कि जी मैं तो स्वर्ग से बोल रहा हूँ। तो अजीब सा लगता है उनको। मैंने कहा भाई यहाँ से क्या नहीं है हमारे पास, पानी अपना, हवा अपनी, धरती अपनी, माटी अपनी, यहाँ से हिमालय अपना। कहाँ तक है, बोला ये मोती बाग कहाँ तक है। मैंने कहा हिमालय तक। हिमालय हमें सुकून दे रहा। दरवाजे खुलते ही बद्री खोली, केदार खोली, हमने नाम ऐसे नहीं, काल्पनिक कुछ नहीं है जी। आप केदार खोली में रहेंगे, सीधे केदार चोटी दिख रही है। बद्री खोली से देखेंगे, सीधे बद्री खोली दिख रहा है। कहाँ होगा दुनिया में ऐसा स्थान कि जो ऐसा हो कि सुकून भी दे, किसी को परेशान भी नहीं करे। अगल बगल ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आप कुछ आवाज़ तेज़ करें, ढोल बजाएं, संस्कृति कर्म करें और कोई परेशान हो, कुछ भी नहीं। हम जंगल में हैं, और जंगल में मंगल की बात है तो रात को आपने कहा ना कि चिड़ियों की चहचहाट है, कभी
गुलदार की आवाज़ है, कभी हिरन है, कभी दुनिया भर के पशु पक्षियों के बीच हम यहाँ हैं। तो आज सुकून का जो प्रथम लक्ष्य मैं मानता हूँ कि आम जनजीवन से जो समाज है उससे ज़रा दूर हटके जंगल के बीच वहाँ पे जाया जाए। तो इससे बढ़िया क्या है, चारों तरफ आप देख रहे हैं चौतरफा जंगल से घिरा है, बीच में बागान है। तो मेरा अनुरोध भी है सभी से, नई पीढ़ी है चाहे पुरानी पीढ़ी है, कि अपनी धरती से जुड़ें और यहाँ कुछ करके दिखाएं। इस तरह से मैंने जब ये शुरू किया, अब तो कई होने लगे हैं, इधर भी होम स्टे 2-4-6 बन गए हैं। तो अभी भविष्य में मैं समझता हूँ चलो हमारे काल में नहीं तो आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छा यहाँ पर्यावरण की दृष्टि से भी है और पर्यटन के लिए तो इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। मेरा ये चैलेंज भी है, क्योंकि पूरे देश विदेश तो हम नहीं गए, देश में हमने दुनिया भर का देखा। तो इतना सुकून, इतना सुंदर, इतनी सुंदर आबो हवा। अभी दिल्ली का देख रहे हैं हम कि 400 पार एक यहाँ अभी देख रहा मैं 40 चला गया, हमको 40 भी बहुत लग रहा है जी। कितना गुना है बताइए, है ना। और कितना सुंदर है। अगर कोई नहीं समझता अपने आप को, हम तो ये कह रहे हैं कि हम गढ़वाली हैं, गर्व से कहो गढ़वाली हैं, गढ़वाल में रहते हैं, गढ़वाली खाना खाते हैं, गढ़वाली संस्कृति जीते हैं। तो इससे बड़ा हमारे लिए गौरव की बात क्या है। अच्छा, जैसे आपका घोषणा हुई प्रथम पुरस्कार आने की, तो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई, तो आपको वो क्षण कैसा लगा? हाँ, घोषणा से पहले तो जब उन्होंने बात की कि भाई आपको देहरादून आना, मैंने कहा नहीं यार कहाँ आना, वहाँ होता रहता है, चयन हो रखा है, कोई बात नहीं। जब आया कि सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में प्रथम हो, तब मुझे लगा कि यार तब जाना चाहिए। और मोदी जी से ऐसे ही जैसे आप हम खड़े हैं, और मैं ही नहीं, अनुभूति इस बात की हुई कि हमारे प्रदेश में स्मार्ट लोगों की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी नहीं है। 150-200 युवा जो थे, जो निर्माणकर्ता उनको बोला गया, देवभूमि के निर्माणकर्ता, तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो उससे प्रेरणा भी मिली कि हाँ नहीं, मैं ही नहीं हूँ, और भी कर रहे हैं काम, और अगर और कर रहे हैं तो और भी कर सकते हैं, इसको और बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक ऊर्जा मिली कि यार हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ, कभी कभी आदमी होता है ना, अपड़ा कला पर्या धन कोई कम नहीं समझो, हमने सोचा कि मैं बढ़िया हूँ, लेकिन अब उसको प्रमाणिक रूप से पुरस्कार के साथ साथ उन युवाओं के साथ बैठने से भी मिला कि जो भी क्षेत्र आप चुने उसके प्रति ईमानदार हों। तो इस उत्तराखंड को तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में सबसे बढ़िया राज्य बन सकता है, लेकिन समझने की ज़रूरत है सरकार को भी और हमको भी कि यहाँ के जो संसाधन हैं उनको कैसे रोजगार से जोड़ा जाए। चाहे ये जंगल है, ये चीड़ के, मैं तो बहुत पक्षधर हूँ चीड़ का, आज पहला आदमी हूँगा कि अगर चीड़ की इमारती लकड़ी के रूप में काम किया जाए, खेतों में उनका उगाओ चीड़ और काट और इसका उद्यम करो, तो ये यही रोजगार हो जाएगा जी। तो इस तरह से जंगलों का उपयोग करके अपने खेतों में जो जंगल उगाएं और उसका उपयोग भी करें, पर्यावरण भी बचेगा और हमारा रोजगार भी बढ़ेगा। तो हम सुकून से जिएंगे, शान से जी सकते हैं अपने, और मालिक बन के जीना तो हमने बचपन से सीखा है कि पूरे परिवार की प्रवृत्ति है कि मैंने हो, चाहे फादर ने हो, चाहे मेरी मैडम ने हो, सबने हमने एक बड़े पद पे छोड़ना बहुत आसान नहीं है। हमें नौकरी का मोह कभी नहीं रहा, और ये छोड़ना भी होगा। नौकर बनने की प्रवृत्ति, मालिक बनने की प्रवृत्ति अपनाएं और अपनी धरती में जीना सीखें, तो मज़ा ही मज़ा। तो भाई साहब, जैसे आपने बताया, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर निस्वार्थ भावना और सच्चे मन से किसी काम को किया जाए तो वो काम कभी असफल नहीं होता है। ये आज मोतीबाग रहबासा या जिन लोगों ने और भी आपके साथ वहाँ मंच पर जो मौजूद थे, तो आपने देख करके आपको उनसे और प्रेरणा मिली। ये एक पॉजिटिव वो होता है, मतलब आप कहिए कि सकारात्मक सोच जो थी ना आपकी। जैसे कई लोग तो ऐसे होते हैं, अरे यार इसको क्यों मिल गया, ये क्यों हो गया, पर आपने जो बात कही ना अभी, तो आपने जो बात कही है वो सकारात्मक सोच की कही है कि जो वो युवा काम कर रहे थे, कुछ युवा भी होंगे जिन्होंने किया, आप उनको प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं अपना, तो ये आपकी जो सकारात्मक सोच है आपको बहुत ऊंचा ले जाती है। अच्छा, आप जिस तरीके से यहाँ पर ये जैविक खेती करते हैं और लोगों को जो यहाँ खाना खिलाते हैं मैक्सिमम, क्योंकि मैं जब भी आया हूँ तो मैंने तो खेत का ही राई तोड़वा है, मटर भी यहीं के यूज़ की है, सब कुछ आपके है, तो ये सोच आपके दिमाग में कैसे आई थी? नहीं, ये तो पहले से हमारे यहाँ जैविक खेती का प्रचलन है। जब मेरा जन्म 1967 में हुआ, तब से बगीचा बन गया था, तब से हमने यहाँ पे रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया। एक और प्रयोग करते हैं कि गोबर को हम गोबर नहीं खेत में डालते, उस पर जंगल में हमने, प्रकृति ने सब कुछ दिया, इतनी पत्तियाँ बाँच के वहाँ बिछाते रहते हैं। और उसमें गौमूत्र का संरक्षण होता है। तो गौमूत्र से मिले हुआ गोबर को हम
खेतों में डाले हैं। पुराने ज़माने में एक गोट रखने का एक कॉन्सेप्ट था हमारे गांव में कि सारे गांव के इधर उधर के पशुओं को खेत में बांधा जाता, लोग वहीं रहते थे। वो गौमूत्र और गोबर से जो खाद तैयार होती थी उससे उपज बहुत बढ़िया होती है और स्वादिष्ट होती है। प्लस जैविकता की जो बात करें उससे आगे की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ का जब मूली होती है 26 किलो की मूली हो जाना बिना रासायनिक खाद के प्रयोग का, और वो भी जैविक होना। इसी तरह जितना भी उत्पाद है यहाँ पे वो हमें अभी कद्दू होते हैं तो कोई टिहरी गढ़वाल से कोई प्रोफेसर साहब हैं, उनकी माँ जी वहाँ पे पितरी श्राद्ध था तो यहाँ भेजा कद्दू के लिए। वो प्रमाण दिया उन्होंने कि हाँ यहाँ के कद्दू में कुछ बात है। कद्दू कद्दू की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे जो कद्दू का स्वाद होता है सबकी फेमस होता है कि मूला लिहाना, कद्दू लिहाना, जैविक रूप की वजह से, जैविक भी, और उसका स्वाद खा के पता चलता है ना कि ये तो और ही अच्छा लग रहा है। जैविक तो और खेतों में भी है। तो हम रासायनिक खाद का प्रयोग तब से नहीं करते, न करेंगे कभी। तो आप देख रहे हैं हाँ ये फल हमारे लगे हुए हैं कितने बढ़िया, ये गलगल बोलेंगे इसको, हाँ गलगल लगे हैं। ये बड़ा नींबू है। और इधर अगर रमन भाई आप, ये छोटे हमारे रमन जायसवाल जी मेरे साथ, मेरे कैमरामैन साथी, और छोटे नींबू तैयार हो रहा है। मटर है, ये मटर का नीचे फसल देखिए आप, मटर बिल्कुल इधर तैयार होंगे, उधर 1-2 महीने में आपको मटर पूरी मिल जाएगी। और गाय यहाँ है, मुर्गी यहाँ है, मच्छी यहाँ है, फिश यहाँ है। तो मैं इसी के साथ भाई साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे बड़ी बात, आप सबकी प्रेरणा स्रोत बने, क्योंकि आप यहाँ पर लोगों को मैंने देखा हेल्प भी करते हैं। कोई होम स्टे बना रहा है उसको समझाते भी हैं इसको ऐसा बना ले। अपने यहाँ गेस्ट आते हैं तो आप उनके यहाँ भी भेजते हैं कि भाई उसने भी बना रखा है, ताकि उसका हौसला अफजाई करो। तो इस तरह की जो सकारात्मक सोच आपकी है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में आपकी सोच एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेगी। निश्चित रूप से मैं प्रतिस्पर्धा में नहीं उतरा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ यहाँ देख के लोग बढ़ें, और मेरा लक्ष्य ये की है कि कितना अभी आगे देखा होगा कि 2 मंजिला मैंने कहा इसको ऐसे बनाओ, एक ऊपर बना हुआ है यहाँ 16 गांव में जी। तो मैंने कहा इसको होम स्टे क्यों नहीं कर देते हो। तो इस तरह से अभी देवराज खाल में हम, मेरे अपनी दीदी है मामा जी की लड़की, उन्होंने बहुत बढ़िया आनंद वर्षा होम स्टे वहाँ पर बनाया है। तो यहाँ देख के आते हैं लोग, कर रहे हैं। तो मेरा लक्ष्य ही ये है कि यहाँ देखें और करते रहें और एक दिन हम अपने लक्ष्य में सफल हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिरुवन भाई साहब। और जिस तरह से इन्होंने बात बोली है कि लोग करते रहें, अपने लक्ष्य में सफल हों, सोच सही रखें और अपनी जो सोच और ईमानदारी रखें, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। जिस तरह से मोती बाग रैबासा को सफलता मिली है, इसी तरह से अन्य लोगों को भी सफलता मिलेगी। हिम्मत ना हारें, सोच सही रखें। साथियों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगत के बर्तवाल, जो कि पौड़ी के रंगमंच का एक जाना माना नाम है। पौड़ी में इनको जो है रामलीला अभिनय और सांस्कृतिक अभिनय में ये हमारे पहाड़ की बहुत बड़े रंगकर्मी और बहुत बड़ी पहचान है। मैं स्वागत करता हूं जगत भाई साहब आपका अपने विचार एक नई सोच के घुमक्कड़ पैटर्न पे। बस मैं आपसे 2 ये पूछना चाहता हूं, मोती बाग रैबासा आपकी नज़रों में क्या है? मोती बाग रैबासा मेरी नज़रों की बात करेंगे आप, तो मैं सबसे पहले, क्योंकि अभी इस रैबासा को उत्तराखंड सरकार ने प्रथम पुरस्कार दिया है इसके जैविक वाले उसमें। मेरा कहना है इस तरह के रैबास जो खुले हैं काफ़ी पूरे हद तक, जो होम स्टे की बात हुई है उत्तराखंड में, पिछले 5 साल में एक अंधी दौड़ चल पड़ी है। जो इसका कॉन्सेप्ट था, जिस आधार पर ये होम स्टे खुलने थे, वो 1-2 या हम कहें कि 2-4 होम स्टे में सिमट कर रह गया, और उसका जो स्वरूप था वो गोवा की तरफ पहुंच गया। मतलब 5 स्टार होम स्टे बनने शुरू हो गए, जबकि इसकी कल्पना ये की गई थी जो हमारा ग्रामीण परिवेश है। उत्तराखंड पहाड़ों से बन के बनता है, गाँव से मिल के उत्तराखंड बनता है। उत्तराखंड 4 शहर नहीं है कि आप देहरादून हल्द्वानी की बात करें, वो उत्तराखंड नहीं है। उत्तराखंड हमारा गांव में बसता है। हमारा वो ग्रामीण परिवेश कहीं खो गया था, उसको एक स्वरूप देने के लिए होम स्टे की कल्पना की गई। और साथ ही साथ ये भी कल्पना की गई थी कि कम से कम जो गांव का युवा है वो जब होम स्टे की तरफ बढ़ेगा तो शायद जो पलायन, जो भुतवा गांव हमारे उत्तराखंड में होते जा रहे हैं, वो शायद रुक जाएं। लेकिन वो कल्पना बहुत दूर छूट गई। और जो तथाकथित लोग होते हैं सभी प्रदेशों में होते हैं, और ये तो आपको पता ही है, उन्होंने जो है इस जो कल्पना थी इसको अपने कब्जे में कर दिया और उन्होंने उस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इस समय जो रैबासा को इनाम मिला है, कहीं ना कहीं लगा है कि सरकार की जो मूल भावना थी वो जिंदा है।
और हमें भी लगा कि रैबासा जैसे जो बिल्कुल ठेठ ग्रामीण परिवेश पे बना हुआ है, यहाँ पर आके बिल्कुल नहीं लगता है कि आप किसी शहर के किसी होटल में चले गए या अन्य जगह हम होम स्टे में जा रहे हैं। उनको देख के नहीं लगता, जो बिल्कुल कंक्रीट हो चुका है, 5 स्टार सुविधाएं मिल रही हैं आपको। यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आया हूँ, अपने गाँव में आया हूँ। यहाँ पर चूल्हे की साग सब्जी देख के, यहाँ पर जो ये खेती इसी मोती बाग में हो रही है, उसके जो कद्दू हैं, उसका जो मूला है, वो जो टेस्ट मिला ना, सच कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि हाँ यही तो था हमारा। इसीलिए तो हमने यूपी से अलग होने की बात करी थी कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। वो जो शब्द है ना, यहाँ पर आके याद आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जिस तरह से मोती बाग रैबासा को इस जिले में प्रथम स्थान मिला होम स्टे में, क्या अन्य युवाओं को भी इससे प्रेरणा मिलेगी? ये क्या सार्थक पहल हो जाएगी अन्य युवाओं के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कहता कि इससे एकदम फायदा हो जाएगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों में, मैं इस होम स्टे को बहुत समय से, इसको और पूरे उत्तराखंड के होम स्टेज को देख रहा हूँ, और मैंने कई बार विरोध भी किया है कि उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन पे आगे बढ़े, गोवा संस्कृति बनने बढ़े। मैं उसके खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कुछ समय पहले उत्तराखंड आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हम विश्व में, क्योंकि यहाँ 4 धाम यात्रा होती है, हमारा जो मूल पहचान है वो धर्म से है। यहाँ बद्री, केदार, सरीके चीज़ें हमारे पास हैं, और हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? गोवा की तरफ बढ़ रहे हैं। वो संस्कृति छोड़कर हम अगर अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ेंगे तो हम निश्चित उसमें आगे बढ़ जाएंगे। और जब आपने कही कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे थोड़ा सा मन के अंदर एक भाव आया है कि सरकार शायद अपनी मूल विचारधारा से हटी नहीं जी। अगर ये मूल विचारधारा रही, और आज अगर सरकार जिस तरह से उन्होंने इनाम दिया है या ये पुरस्कार दिया है, इस भावना को सशक्त रूप में, एक आत्म शक्ति के रूप में आगे बढ़े और कहे कि जो गांव में घर टूट गए हैं वही होम स्टे बनेंगे। आप नई जमीन पर नए होम स्टे मत बनाओ। बहुत बढ़िया। आप खरीदने वाले बाहर से लाके होम स्टे उनको मत बनाओ, जो यहाँ है उनको बसाओ साहब। उनके घर, पहली शर्त होनी चाहिए कि आपका टूटा घर होना चाहिए, आपका घर होना चाहिए, तभी होम स्टे का आपका पैसा मिलेगा। आप खरीद के तो कोई भी आ जाएगा, किसके पास पैसा नहीं पड़ा। उत्तराखंड सारा बिक तो गया, क्या बचा उत्तराखंड के अंदर? कुछ नहीं बचा उत्तराखंड के अंदर। आप देखें ना, पहाड़ के पहाड़ कट गए हैं, कहाँ हमारी जंगल जमीन? आज कहते हैं बाग आपके शहर में घुस गया, आएगा नहीं। जंगल में तो आपने बड़े बड़े होम स्टे बना दिए, बड़े बड़े होटल बना दिए। वो लोग बंदूक लेके खड़े हैं जंगल में, तो आएगा बेचारा ना, किसको खाएगा? हर साल जंगल जल रहे हमारे उत्तराखंड के, खाएगा किसको? हम ही को तो खाएगा, उसका भी तो पेट है, हम भी तो खा रहे हैं ना। मांस भक्षण नहीं कर रहे हम लोग क्या? हम भी तो खा रहे हैं अपने पेट, वो भी अपना पेट भर रहा है। वो गलती क्या कर रहा है? गलती यहाँ है कि हमारी नीतियाँ नहीं है। हमने जंगल हर साल जला रहे हैं, हम जंगल के अंदर इतने अंदर घुस चुके हैं कि बाघ को वहाँ से भागना पड़ रहा है। और जब आप उसकी जगह जाएंगे तो वो भी आपकी जगह आएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जगत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे जगत किशोर बर्तवाल जी, जाना माना नाम, रंगकर्मी, अभिनेता, युवा नेता। और आपने जो बात बताई कि जो होम स्टे की योजना है, जिन लोगों के घर टूट गए हैं उन्हीं लोगों को अपने घर को संवार के होम स्टे के रूप में लाने के लिए बहुत बढ़िया आपने ये बात कही, और मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। दर्शकों की तरफ से, विचार एक नई सोच की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अब हमारे साथ मौजूद हैं तेज तर्रार युवा पत्रकार प्रमोद खंडूड़ी, जिन्होंने अच्छों की नींव पौड़ी जिले में हिला करके रख दी है, जिनके गूंज आज हमारे सचिवालय प्रशासन में, मतलब राजधानी में भी जिनके न्यूज़ की खबरों की जो गूंज है वहाँ तक गूंजती है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा, मोती बाग रैबासा आपकी नज़रों में क्या है? जी, जिस ढंग से जो यहाँ पे अभी पर्यटन सचिव हैं धीराज गाब्रियाल, जो यहाँ पे पूर्व में डीएम थे, उनकी जो सोच थी, पहली बार हमने पौड़ी में ये शब्द सुना था कि होम स्टे का शब्द, और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी खिरसू से। और खिरसू के बाद जब हमने देखा कि बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद जब मोती बाग जैसा जो यहाँ वास्तव में जो गांव का परिवेश के हिसाब से यहाँ पे बनाया था, मोती बाग वैसे ही चर्चित इसलिए है कि यहाँ जो मूली उगाई गई थी उसकी चर्चा पूरे गिनीज बुक तक हुई थी, और उसके बाद मोती बाग एक नया फेम चल चुका था, लोगों के नज़रों में आ गया था, लोगों की जुबान पे आ गया था मोती बाग। और मोती बाग के नाम से जो होम स्टे जब यहाँ पे बनाया गया, जो एक परिकल्पना थी उनियाल जी की, तो निश्चित बात है कि जो सोच थी उस समय इसको लेकर के, रोजगार को लेकर के, पलायन को रोकने को लेकर के, ये वास्तविक सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। और इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लग्जरी होम स्टे बने हुए हैं, और इसीलिए
जब प्रदेश सरकार तक इसकी खबरें पहुंची, प्रदेश तक इसकी पूरी डिटेल पहुंची है, कहीं ना कहीं उनकी सजा, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री अगर किसी को पुरस्कार दे रहा है तो निश्चित बात है कि वो वहाँ तक भी उस बात को पहुँची होगी, क्योंकि जो यहाँ पे व्यक्ति आया होगा, जिसने यहाँ रहा होगा, उसने गांव का परिवेश देखा, उसने लग्जरी होटल भी देखे होंगे, 5 स्टार भी देखे होंगे, और एक गांव के परिवेश से होम स्टे का कॉन्सेप्ट देखा होगा। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने इस होम स्टे को बेस्ट अवार्ड जो दिया है, तो वास्तव में इसी होम स्टे को, ऐसे ही होम स्टे को, चाहे और भी है कहीं अगर, तो ऐसे ही लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को इस होम स्टे की तरफ लोग आएँ और रोजगार मुहैया कराएँ और पलायन भी रुक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद खंडूड़ी जी आपका। हमारे साथ मौजूद थे प्रमोद खंडूड़ी, तेज तर्रार युवा पत्रकार। दर्शकों, अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीपी बलोदी, विंदेश्वर प्रसाद बलोदी, जो कि एक मशहूर शिक्षाविद, पुराने पत्रकार, और पत्रकारिता जगत में आज भी आपके लेख चलते रहते हैं। और शिक्षा के जगत में इन्होंने पहाड़ के बच्चों को बहुत रोजगार दिया है, बहुत काम दिया है। जो बच्चे सक्षम नहीं थे देहरादून जाके उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो आपने यहीं पर एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करी पौड़ी में, और जो गांव दूर दराज के बच्चे थे उनको अपने यहाँ पैरामेडिकल और उच्च शिक्षा दे करके आज वो बहुत अच्छे रोजगार पर लग रहे। तो आज हम डॉक्टर वीपी बलोदी जी के साथ हैं। बलोदी जी, आपका स्वागत है हमारे विचार एक नई सोच के प्लेटफॉर्म पर। एक शब्द में मोती बाग रैबासा आपकी नज़रों में क्या है? देखिए, मोती बाग रैबासा जैसे होम स्टे की जो परिकल्पना थी, तो अगर होम स्टे आपको देखना है पूरे उत्तराखंड में, अगर होम स्टे देखने तो मोती बाग जाइए, आपको होम स्टे लगेगा। होम स्टे का मतलब होम स्टे है, होम स्टे का मतलब होटल नहीं है, होम स्टे का मतलब रिजॉर्ट नहीं है। जो रिजॉर्ट बना रहे हैं होम स्टे स्कीम के तहत पैसा लेके, लोगों की नज़र पैसे पे चलेगी सरकार के, तो वो आपको मोती बाग में नहीं मिलेगा। सही मायने में मोती बाग में होम स्टे मिलेगा, और दूसरा वहाँ पे जो जैविक उत्पादन है, उनका पूरा बगीचा है, बगीचे से जो वहाँ की सब्जियां हैं, वहाँ की दालें हैं, वहाँ के फल हैं, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे रोज़ सुबह शाम खाने के लिए मिलेंगी। आप जाएंगे तो आपको लगेगा मैं अपने घर में आ गया हूँ, दूसरा घर समझिए आप अपना। अगर आप आते हैं तो आपको अपना घर लगेगा। अच्छा, जिस तरीके से मोती बाग रैबासा को आज पौड़ी जिले में सर्वश्रेष्ठ होम स्टे का अवार्ड मिला है, प्रदेश में भी एक अच्छा रेपो स्टे जो अवार्ड मिला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आकर के खुद होम स्टे के संचालक श्री त्रिभुवन से वार्ता करी है, तो आपको क्या लगता है कि इससे अन्य रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे? निश्चित रूप से। देखिए, जब किसी चीज़ को वो भी सरकारी स्तर पर किसी चीज़ को मान्यता मिलती है, मान्यता है, सरकार ने मान्यता दी है कि असल होम स्टे ये है, तो जब इसका प्रचार प्रसार इस लेवल पे होगा तो लोग आएंगे देखने के लिए, और मुझे लगता है कि लोग नए सिरे से अपने घरों को संवारेंगे और अपने अपने घरों में, अपने गांव में जाकर होम स्टे बनाएंगे। तो जो पलायन की प्रक्रिया हो रही है, तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ रिवर्स पलायन, जैसे आप इसके अगल बगल देखेंगे तो जब ये कोरोना काल में ये होम स्टे बना था, उसके बाद यहाँ अगल बगल में आपको लगभग 10-12 होम स्टे और दिखेंगे, और 10-12 होम स्टे में अगर 2-2 आदमी भी रोजगार मान लीजिए तो 24 लोगों को रोजगार मिला है। तो 24 लोग वो रुके, और उसके साथ ही जो लोग आना जाना कर रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा पलायन पे भी अंकुश लगा है, पलायन रुकेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बलोदी। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर वीपी बलोदी, जो शिक्षाविद, पत्रकार भी हैं, और अपनी योजनाओं से पहाड़ के बच्चों को, गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं, और उनको उच्च शिक्षा से लेकर के रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। मोती बाग रैबासा परिकल्पना जो आज सच साबित हुई है, मैं आज आपको मोती बाग रैबासा के गुरु, महागुरु श्री विद्यादत्त शर्मा जी से रूबरू करवाता हूँ, मुलाकात करवाता हूँ, जिन्होंने, जब से एक समय बोला जाता था कि जौनपुर की मूलियों को, जौनपुर उत्तर प्रदेश था, उसकी मूलियों को बहुत अवार्ड मिलता था कि ये बड़ी बड़ी मूलियाँ आई, पर मोती बाग रैबासा ने जब 22-23 किलो की मूली, 26 किलो की मूली जब यहाँ उगाई, और उसका देश विदेश में इतना नाम हुआ कि मोती बाग रैबासा आज लोगों की जुबान पर है। मोती बाग रैबासा आज प्रथम स्थान पा चुका है, अब क्या कहते हैं, सर्वोच्चम होम स्टे के रूप में। तो मैं आज श्री विद्यादत्त शर्मा जी से रूबरू होता हूं। सर, ये परिकल्पना आपने कैसे साकार करी? सर, ऐसा है कि रैबासा, जहाँ तक प्रश्न है, रैबासा तो मेरे छोटे पुत्र त्रिभुवन का विषय है। यहाँ 2 विभाग हैं, 2 डिपार्टमेंट, एक एग्रीकल्चर और एक होम स्टे है। तो मैं होम स्टे का एग्रीकल्चर का इंचार्ज हूँ, और होम स्टे वाले यही हैं, त्रिभुवन जी और अरविंद जी हैं। इसके विषय में वही जो कुछ बताएंगे। मैं तो सन 1967 से, आज से करीब समझे 58-59 साल पहले से मैं यहाँ कृषि पर जुटा हूँ,
और दुनिया को ये दिखा रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहरों में कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहाड़ों में भी हम जी सकते हैं। पहाड़ों में कैसे हम जी अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करके हम कैसे जीवित रह सकते हैं और सुखमय जीवन। अभी तक मेरी उम्र अभी ये 7 जनवरी को आज से करीब 1.5 महीने बाद 90 शुरू हो रहा है, और 80 साल बाद 60 साल बाद कहते हैं आदमी सठिया जाता है। 80 साल बाद सरकार भी उसके पेंशन में बढ़ोतरी कर देती है, क्योंकि उसको शरीर को उठाने के लिए एक सहायक की ज़रूरत पड़ती है। और लेकिन मैं ये सारा कृषि क्षेत्र इसको मेंटेन अकेला कर रहा हूँ, A to Z। श्रमिक यहाँ गाय पाली हुई हैं, घास कौन काटेगा। मुझे डीलिट की उपाधि मिली है 5वां दीक्षांत समारोह में। मैं डॉक्टर विद्या शर्मा। अच्छा डॉक्टर साहब। तो ये है कि मैं कहूँगा कि वो हैं अनिल बिष्ट हैं हमारे गायक, इनके श्रीमती आई थी यहाँ, बहू हमारी, उनके पारिवारिक संबंध हैं। तो मुझको समझा गया कि आप तो महसूस ही नहीं कर रहे, आप अपने का, आपका तो नाम बहुत बड़ा है। अब मैं कहता हूँ मैं डॉक्टर विद्या शर्मा, गोबर कौन निकालेगा, गाय को घास कौन काटेगा, सारे काम जितने भी होते हैं, खाना तक भी, खाना बनाना, बर्तन धोना, अपना सारा काम स्वयं करूँगा और कोई परेशानी, कोई थकान नहीं। तो मैं दिखा रहा हूँ कि श्रम के महत्व को समझो, पहाड़ के महत्व को समझो। आज अंधानुकरण हो रहा है, अंधानुकरण, पलायन हो गया, सारे गांव के गांव खाली हो गए। तो गांव खाली हो गए तो उसके हम जब तक हम अच्छाइयों को परिचित नहीं होंगे हाँ तो हम क्यों रहेंगे। तो पहले तो ये शुद्ध हवा कहीं नहीं मिलने की, ये शुद्ध पानी कहीं नहीं मिलने का। दूसरा ऑर्गेनिक जो हमारे यहाँ की उपज होती है, सन 41 तक हमारा मार्केट कहाँ होता था, दुगड्डा। हमारे पुरखे 2 दिन में जाते थे, 2 दिन में आते थे। वर्ष भर के लिए नमक, गुड़ और वस्त्र, 3 चीज़ आवश्यकता थी। विनिमय की वस्तु क्या होती थी, घी किसी के पास हुआ, घी दे दिया, लाला को ले आया सामान। तो दुगड्डा से 30-35 किलो पीठ में सामान होता था। सामान फतेहपुर की चढ़ाई, रैतपुर के उनार चल रहे हैं। आज आंगन भया विदेश, आज अपना आंगन भी विदेश हो गया है। आप सीढ़ियों में चढ़ने के लिए भी लिफ्ट चाहिए, आंगन में आने के लिए गाड़ी चाहिए। तो ये सब शारीरिक अस्वस्थता हो गई है। स्लो पॉइजन, मंथर जहर खा के जो रासायनिक उत्पाद और ऑर्गेनिक में क्या फ़र्क है ये देखना हो तो मैं उदाहरण हूँ इसका। कि स्वस्थ जीवन, अब तक मैं दवाई नहीं जानता दवाई क्या होती है, कोई मतलब नहीं, अपना स्वस्थ जीवन। तो ये सन 67 से ये करीब 58 साल हमें यहाँ हो गए समर्पित। भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, जैविक खेती, ये मेरे विषय हैं। और पहला सुख निरोगी काया। मेरा मानना है कि अकूत संपदा से क्या करेंगे हम, साथ तो कुछ ले जा नहीं पाएंगे। तो स्वस्थ शरीर सबसे पहली आवश्यकता है मनुष्य की, और वो अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो पहाड़ों में संभव है, और उसके लिए आप कहेंगे कहीं शहरों में वो संभव नहीं है। तो अच्छा, जिस तरह से आपने ये ऑर्गेनिक खेती अपने आप में जैसे करी है पूरी, तो ये खेती तो यहीं मोतीबाग रेवासा में भी लोग इसका प्रयोग कर, यह तो मोतीबाग रेवासा की विशेषता जो है ये एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि यहाँ जो कुछ भी वो मिलेगा, खान पान जो भी होगा ये ऑर्गेनिक होगा। यहाँ जो भी दर्शक आएंगे, वो आएंगे जो भी रहने के लिए वो लोग, तो उनके लिए सब, एक तो ये वातावरण मिलेगा, ये शांत वातावरण मिलेगा, ये खेती देखने को मिलेगी। आज देख रहे हैं कि फलों के पेड़ लदे हैं, कहीं कुछ हैं। एक तो सौंदर्य, और दूसरा भोजन के लिए जो भी होगा, साग सब्जी दाल जो कुछ भी होगा वो यहाँ की अपनी उपज होगी, वो एक विशेषता लिए होगी। दूसरा एक वो है पानी। आप देखेंगे ये सारे उत्तराखंड में एक नई बात होगी कि मूल बांझ की जड़ का पानी, मूल स्रोत, जहाँ स्रोत होगा वहाँ बस्ती नहीं होगी, जहाँ बस्ती होगी वहाँ स्रोत नहीं होगा। नल द्वारा गया होगा तो उसकी गुणवत्ता घट जाती है। अगर कहीं पानी मूल चाहे शुद्ध साफ पानी भी है, लेकिन नल से गया है, लूहल लग गया उस पर, तो उसकी गुणवत्ता वो नहीं रह जाती। हमारा जो पानी है यहाँ पीने का, तो वो सब मूल स्रोत यहाँ पर पवित्रता का है, वो मिलेगा जो अमृत है। परसों यहाँ ऋषिकेश के लोग आए थे, यात्री के लोग, तो यहाँ से पानी भर के ले गए वो। ऋषिकेश के लोग गंगा के किनारे जो बसे हुए हैं वो यहाँ से पवित्रता का पानी ले गए। तो ये अमूल्य
ये सब जो गॉड गिफ्ट है, सब ये भगवान की कृपा है, सब ये प्राकृतिक सौंदर्य। आप देख रहे होंगे सामने बद्रीनाथ केदारनाथ के चौखंबे दिखाई दे रहे हैं। रात को जब जगमग हुआ तो आधा गढ़वाल, एकेश्वर, इधर मुंडेश्वर, सारा वो सब दृश्य दर्शन के लिए इससे बढ़िया उपयुक्त स्थल मेरे समझ में कहीं है नहीं। ये सब ईश्वर की इच्छा है, पितरों का आशीर्वाद है। ये मोती बाग हमारे पापा जी के, मोतीराम मुनियाल हमारे पापा जी, लोग वो कहते हैं ना कि मोती बाग नाम पड़ने का कारण क्या है। तो सन 67 से मैंने यहाँ खेती शुरू की, 67 से, और 70 में हमारे छोटे भतीजे, छोटे भाई के लड़के संजय, वो पैदा हुआ था यहाँ, उसका नामकरण था 70 में। तो फिर हमने सोचा कि इसका भी कुछ नामकरण होना चाहिए। गांव सांवड़ा हमारा, इस तो को सरखेत बोलते थे। सरखेत नाम से जाना जाता था कि सरखेत, लेकिन हमने कहा सरखेत कुछ नहीं, इसका कुछ नाम होना चाहिए बगीचे का। तो क्या होगा, तो हमने सोचा स्वर्गीय पापा जी के नाम पर, मोतीराम मुनियाल के नाम पर मोती बाग, इसका नाम सन 70 में रख दिया तब से। और जो वर्षा जल टैंक बना है ऊपर, वो माँ जी के नाम पर, सुखदेवी जलाशय, वो माँ जी के नाम पर, उनकी स्मृति में हम रहें न रहें वो रहेंगे। तो ये इसका इतिहास है। धन्यवाद अंकल जी। और जैसे डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा जी 90 साल के कृषक, और आज भी जो है 22-25 साल के जवानों को मात देते हुए कृषि खुद करते, बागवानी करते, गाय का गोबर उठाने का काम भी होते खुद ही करते हैं। तो और आज इन्होंने जो मोती बाग की कहानी बताई है कि मोती बाग नाम आपके स्वर्गीय पिताजी श्री मोतीराम मुनियाल जी के नाम पे ही इन्होंने इस जगह का नाम मोती बाग रखा। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, दर्शकों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद साहब, धन्यवाद। इसी के साथ फिर अगले पड़ाव में आपको कुछ नए डेस्टिनेशन दिखाए जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।